Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और हम points कर रहे थे 8 which are the distinctions which you need to have, which you need to create when you are creating a new business. तो हमने उसमें किया था CPSO, that's Customer Problem Solution and Offer, prototype of vision for the product, then we get the buy-in कि प्रोडक्ट बनने से पहले ही पैसे को इन करना और फिर एक्सपर्ट को खोजना जो कि आपके प्रोडक्ट जो आपका विजन है उसे क्रिएट करेगा। तो हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 5, टेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर रिजल्ट और बिल्ट इफ कॉन्फिडेंट। तो डेन कहते हैं कि मैं तो सीधे ही अपना जो मैंने कॉन्सेप्ट था उसको बिल्ड करने के लिए चला गया था, लेकिन मैं इनएक्सपीरियंस था। तो जनरली बेटर तरीका ये होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को पहले टेस्ट कर लें, ठीक, ताकि रिस्क ना उठा पाए कि भी पूरा प्रोडक्ट बने एंड इट डजंट वर्क। तो कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने का मतलब क्या है? मतलब है कि हाउ द हैक वर्जन जो है टुगेदर फॉर वन कस्टमर, कि उसका जो एक उस कस्टमर के लिए कैसा ये बनेगा, और एक कस्टमर के लिए उसका एक टेस्ट बना के कस्टमर को दें, कस्टमर उस पर काम करता है और अगर वो आपके सामने वर्क करता है उस कस्टमर के लिए तो इसको एक फुल ऑन सिस्टम के लिए क्रिएट किया जा सकता है। तो आप गूगल कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट्स, हाउ टू हैक टुगेदर अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको गूगल में भी मिल जाएंगी। सो मीन्स आप पहले कॉन्सेप्ट करें और उसका एक थोड़ा सा कुछ हिस्सा करके ये देखें कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। स्टेप नंबर 6 है स्ट्रक्चर द डील फॉर अ लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्क। तो डेन कहते हैं जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास तो पैसे ही थोड़े थे, लेकिन इंस्टेड कि मैं ये कहता कि आई कांट अफोर्ड इट, कि मेरे पास पैसे कम हैं इसलिए मुझे लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्क करना है। नो, द आइडिया इज कि हमने करना ही लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्क है। तो जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसका जो क्वेश्चन था हाउ कैन आई अफोर्ड इट, सो राइटर कहता मैं अपने आप से ये पूछता हूँ। तो मेरे पास में एक आइडिया आया और मैंने मेरे अंकल को बोला कि भाई मेरा आइडिया है इसके डेवलपमेंट के लिए आप पैसा दें। तो उन्होंने एक मैथ्स किया और उसको बोला कि या तो मैं तुझे 100 रुपया महीना दूंगा या 2200 रुपया एक बार में दे दूंगा, डॉलर्स एक बार में दे दूंगा, लेकिन फिर ये पूरा जो तुम्हारा ऐप है ये मेरे पास जीवन भर के लिए फ्री होगा। और उसने चूज़ किया कि वो डेन के प्रोजेक्ट को फंड करेंगे और उसे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री करेंगे। डेन कहते मैं सिर्फ 22 साल का था, नर्वस था और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में था, ग्रेटफुल में था। तो एक लिमिटेड रिस्क, ये जो $2200 उनको अपने अंकल से मिले, सो डेन का तो कोई भी फाइनेंशियल रिस्क था ही नहीं। तो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि नॉट बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट but rather because you do not want to take a great financial risk. So limited financial risk के साथ ही आपने डील को स्ट्रक्चर करना है। स्टेप नंबर 7 है क्रिएट अ कम्युनिकेशन लूप सो यू आर ऑलवेज इन्फॉर्म्ड। तो हम इसको सबको दोबारा कर रहे हैं डिटेल में सो दैट देर इज़ अ क्लैरिटी टू यू। एंड ऑन पेज नंबर 125 में डेन अपने प्रोजेक्ट के रेफरेंस में बताते हैं कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि कॉन्टैक्ट में कैसा रहना है। तो मैं वेट करता था कि डेवलपर मेरे को कांटेक्ट करेगा अपडेट्स के लिए और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल था। मुझे ये नहीं पता था कि टाइम के साथ में ये प्रोग्रेस कैसे चल रही है। मुझे लगता था मैं हमेशा अंधेरे में हूँ और मेरे पास चीज़ों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आज डेन कहते मैंने एक कम्युनिकेशन लूप बनाया है ताकि एक एक्सपर्ट ईमेल है जो मेरे को हर रोज़ ईमेल करता है और मेरे जितने भी 4 क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करता है। और कहते हैं मैंने ये जान लिया कि ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने अपने मेंटोर इबन पगान से सीखे, दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। नंबर 1, हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क, कि तुमने कितना टाइम काम किया। व्हाट डिड यू अकम्प्लिश, कि ये नहीं पूछ रहा है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, वो ये पूछ रहा है कि आपने
उससे एकम्प्लिश क्या किया, आपका ब्रेक थ्रू क्या था. आई थिंक दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो. इट्स अ ह्यूज टेक अवे. हम अपने लोगों से ऑफिस में क्या पूछते, तूने आज क्या किया, क्या नहीं किया. ही इज़ आस्किंग व्हाट हैव यू एकम्प्लिश्ड टुडे. सो आई एम गोइंग टू टेक इट इन टू माई everyday meeting with my team also. Then the question number 3 is what problems did you encounter. कि जो भी आपने accomplish किया, जो आपने काम किया, उसमें आपको problem क्या आया. And what questions do you have for me. कि आपके पास मेरे लिए क्या प्रश्न है, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं. और देखो तो हम रियल लाइफ में मीटिंग कैसे करते हैं कि भाई तूने आज क्या किया, ये काम किया कि नहीं किया, ये हुआ कि नहीं हुआ, और फिर ये नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ. इस तरह से हम मीटिंग करते हैं. नेवर वी डू इट लाइक दिस कि तुमने अकम्प्लिश क्या किया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या आई और तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो. शॉर्ट, क्रिस्प एंड इन अ वे यू हैव आस्क्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द वर्क. स्टेप 8, थिंक अबाउट योर गोल्स एंड इफ दिस प्रोडक्ट मीट दैम. तो डेन बोलते हैं कि मेरा गोल था कि मैं $10,000 पर मंथ कमाऊंगा, और अगर मैं 1,000 रियल एस्टेट ब्रोकर्स को लेके आता मेरे ऐप पर जो कि मुझे $100 महीना देते तो मेरा गोल मिलता. कहते ऑल वेंट वेल. कुछ मेरे को हिकअप्स थे लेकिन कुछ भी मेजर नहीं था. तो डेन कहते मैंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की मेरे गार्डनर ब्रेन को यूज़ करके, और दैट प्रोडक्ट जो था उनको $700,000 से ज़्यादा पैसा दिया 5 साल में, और एवरेज के अंदर वो उनको $100,000 ला के दे रहा था. तो अब डेन कहते हैं इस प्रोडक्ट का डाउन साइड देखो कि ये इवेंचुअली बंद क्यों हो गया. सो अब जो 4 किलर्स उसने बताए थे वो उनकी बात कर रहे हैं. डज द कस्टमर करंटली डू दिस एक्टिविटी आउटसाइड द प्रोडक्ट. कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया, जो भी आपने ऐप बनाया, प्रश्न है कि क्या कस्टमर अपनी जो एक्टिविटी रिलेटेड है उसके बाहर करता है. सो डेन बता रहे हैं कि 10% जो ब्रोकर्स हैं वो कंसिस्टेंटली रिक्रूट करते रहते हैं लेकिन मोस्टली नहीं करते हैं, और दे वांट इट फुल्ली ऑटोमेटेड, कि ऐप ऐसा हो वो जो पूर्ण रूप से ऑटोमेटेड हो. तो एक जो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट होता है फुल्ली डिलीवर्ड द एंड रिजल्ट. तो एक महान प्रोडक्ट कौन सा होता है, बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो कि जिसका एंड रिजल्ट वो हो जो हम चाह रहे हो. दे गिव समथिंग फॉर नेक्स्ट टू नथिंग. कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी दे दिया, वो वही देंगे जो एंड रिजल्ट चाहिए होता है. वैसे ही प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रेटेस्ट होते हैं. इन अदर वर्ड कि मेरा प्रोडक्ट बेटर और भी तब होता कि अगर वो ऑलरेडी रिक्रूटेड एजेंट को देता, पर वो प्रोडक्ट हाफ वे गया. कि आप ऑटोमेटिकली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे, और आपको कौन बंदा चाहिए आप उसके लिए लिख सकते हैं, राइट. लेकिन उसके बाद में दे हैड टू इंटरव्यू एंड देन रिक्रूट एजेंट. तो वो कहते हैं ये किलर था. मीन्स कि मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में भी उन्हें काम करना पड़ रहा था. तो अच्छा एक महान प्रोडक्ट वो होता कि वो अगर वहाँ जाते, रजिस्टर करते, तो उनके नीड के हिसाब से बंदा ऑलरेडी रिक्रूटेड होता. किलर नंबर 2, डज इट रिक्वायर अ ग्रेट चेंज ऑफ बिहेवियर. कि क्या इसमें बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत थी. यस. जो बहुत से ब्रोकर थे वो खुद एक्टिवली रिक्रूट नहीं कर रहे थे लोगों को, खुद नहीं जॉब दे रहे थे, एजेंसीज के थ्रू दे रहे होंगे. सो ये याद रखें कि रिक्वायरिंग अ न्यू बिहेवियर, एक नई आदत डालना, इस जनरली बहुत लोगों को डर लगता है. सो लोग घबराते हैं उससे. तो इस केस के अंदर जो मोस्टली ब्रोकर खुद एक्टिवली रिक्रूट नहीं करते थे और कंसिस्टेंटली भी नहीं करते थे, सो ये ब्रोकर्स क्या करते थे, दे वर ट्राइंग टू बाय रिजल्ट. और मैं ये कह रहा था कि मेरा ऐप यूज़ करो, तो आपका बिहेवियर चेंज करना पड़ता, उस ऐप पर काम करना पड़ता. और ये जो नया बिहेवियर उनके लिए था, ये उनके लिए रिस्क फैक्टर था. और ब्रोकर अगर उस सिस्टम में आ भी जाता तो भी उसे उस सिस्टम को प्रमोट करना पड़ता. तो डेन कहते हैं कि मैं उस कॉन्सेप्ट से पूरी वैल्यू नहीं निकाल पाया.
इससे भी वो प्रोजेक्ट किल हुआ। पैसा मिला कुछ टाइम तक पर किल हुआ। सो किलर नंबर 3, इज़ द बर्डन टू यूज़ हाई, कि भाई इसको यूज़ करने का क्या बोझ की तरह लग रहा है? यस, क्योंकि ब्रोकर्स टैक्स सेवी नहीं थे। इस केस के अंदर वो अपनी वेबसाइट बनाएं और उसको छोड़ देते थे। तो राइटर कहता है कि मैंने उसके लिए एक चेक लिस्ट उसके अंदर डाली हुई थी, उनके देयर वर्चुअल असिस्टेंट्स कुड यूज़ एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट, कि भाई वहाँ पर जो ये चेक लिस्ट थी, जो कि ऐप के असिस्टेंट उनको यूज़ कर सकते थे, वो ऐप वो तो था, लेकिन ब्रोकर टैक्स सेवी नहीं थे। दैट वाज द प्रॉब्लम। अगर वो वेबसाइट बनवा भी लेते थे तो वो देखते नहीं थे उसको। तो अगर आप देखिए कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में टैक्स सेवी नहीं होते हैं, वो इंस्टाग्राम पेज बना लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में करते कुछ नहीं है वर्क उसके ऊपर, अनलेस एंड अनटिल दे हायर अ प्रोफेशनल। सो किलर नंबर 4 क्या है? डज इट डिलीवर द एंड रिजल्ट क्लियरली? तो रिजल्ट क्या चाहिए था कि ब्रोकर्स को रिक्रूटेड एजेंट्स चाहिए थे और कंसिस्टेंटली चाहिए थे। वो ये चाहते थे कि एजेंट्स उनको कांटेक्ट करें और वहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं हो, मतलब वही हो जो उनको चाहिए। तो कई बार तो उनका हेल्प हुआ और कई बार ऐसा नहीं हुआ कि जो एजेंट उनको गया वो वहाँ पर फिट होता हो। तो रिक्रूटिंग का जो सक्सेस है वो कहते हैं एक लॉन्ग टर्म गेम है, जो कि कंसिस्टेंटली रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। और मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं वो बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं इसको करते हुए। और मेरा जो प्रोडक्ट था वो कहते हैं उसके अंदर भी ब्रोकर वहाँ जाता था, लेकिन देन दे हैड टू हायर अल्टीमेटली। तो इसलिए मेरा जो प्रोडक्ट है कि अगर किलर कौन कौन से थे कि कस्टमर को उसके बाहर भी काम करना पड़ता था, उसको अपने बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ता था, टैक्स हैवी नहीं थे तो यूज़ करने का बर्डन भी था, और जो रिज़ल्ट था वो कुछ केसेस में पूरा आ रहा था, कुछ केसेस में नहीं आ रहा था। इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांगली 5 साल तक चला, क्योंकि जो टैक्स हैवी थे ब्रोकर्स और जो हु कुड वर्क मोर ऑन इट, उनके थ्रू वो रिजल्ट आया। तो प्रोडक्ट तो ठीक था, फाइनेंशियली फ्री भी किया उसने डेन को, और 100,000 डॉलर अ ईयर 5 साल तक लेके भी आया। लेकिन जितने भी किलर इश्यूज थे वो तो थे ही थे। तो इट रिक्वायर्ड माई टाइम टू कीप ग्रोइंग, कि अगर डेन इस पे वर्क करते और इन किलर्स को ख़त्म करते तभी ये बिज़नेस आगे बढ़ सकता था। तो और वो टाइम दे नहीं पाए, तो इसलिए वो एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन पाया, क्योंकि कंटिन्यूअल विदाउट मार्केटिंग के बिजनेस जो था वो डाई हो गया। रादर कोई भी बिजनेस कंटिन्यूअस मार्केटिंग नहीं होगी तो वो डाई हो जाएगा। तो ये जो इंडस्ट्री है, मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री, डेन कहते हैं वो बिल्कुल राइप है, उसमें बहुत प्रॉफिट है, बहुत वैल्यू है। अगर डेन कहते हैं मैंने टाइम निकाल कर एक फुल्ली ऑटोमेटेड रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया होता विद वेबसाइट्स, ड्रिप मेल्स, टेक्स्ट बोर्ड्स, वॉइस ब्रॉडकास्ट, ऑटोमेटेड वैल्यू एडेड वेबिनार्स, तो ये बहुत एक्सट्रीमली काम करता। लेकिन उस केस में मुझे बहुत काम करना पड़ता अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को पाने के लिए। लेकिन बाय द टाइम मैं 5 साल में वहाँ पहुँचा, मेरी ज़िंदगी की कॉलिंग बदल गई थी। मैं ज़िंदगी में जो चाहता था वो बदल गया था, और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने से वो मुझे नहीं मिलता। सो इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग टू परस्यू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पे अटेंशन टू द किलर। मीन्स कि आप अगर कोई बिज़नेस अभी कर रहे हैं और आप या किसी नए प्रोडक्ट को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें कि किलर्स में मीन्स कि आपका कस्टमर क्या उसके बाहर भी काम कर रहा है, क्या उसको अपने बिहेवियर को बदलना पड़ रहा है, क्या उसको यूज़ करना उसके लिए बर्डन है, और क्या ये रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियरली आ रहा है। इसको देख के ही आप नया बिजनेस दें। तो आज अपने यहाँ तक देखते हैं और इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। सो लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। और अगर आप कोई प्रेजेंट बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ये 8 डिस्टिंक्शंस एंड 4 किलर्स को अप्लाई करके देखिए, एंड देन और अगर आप कुछ नया भी सोच रहे हैं करने को तो देखिए कि ये किलर्स उसके ऊपर कहाँ तक एप्लीकेबल करते हैं, कि ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो क्या आपको इस पर कितना अटेंशन देना पड़ रहा है। सो लुक एट दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपके साथ मैं कितना कुछ नया सीख रही हूँ, और रादर हम सब सीख रहे हैं, क्योंकि आपने जो स्पेस क्रिएट की है
उससे पूरा ग्रुप बेनिफिट पा रहा है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. ग्रैटिट्यूड.